Good morning, students. Today I shall going to start past perfect tense, which is very important among the tenses. जैसा कि मैं पिछले वीडियो में पास्ट टेंस के दो टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की चर्चा कर चुके हैं, तो उसी के अंतर्गत आज हम पास्ट टेंस के बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें कभी कभी दो वाक्यों को हल करने के लिए पूछा जाता है या इसमें कभी कभी दो वाक्य आते हैं। तो उसके पहले हम अभी दो वाक्य पर चर्चा नहीं करेंगे, उसके पहले हम इसके जो रूल्स हैं, इसकी जो सहायक क्रिया है, इसकी जो पहचान है, हम सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे। उस पर चर्चा करते हुए हम आपको पहले साधारण वाक्यों को बनाने की विधि, साधारण वाक्यों को बनाने के जो तरीके हैं, उसको समझने के जो तरीके हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। आफ्टर दिस, इसके बाद आई शैल डिस्कस ऑन द सेकेंड स्टेप ऑफ दैट टेंस which is related to two sentences. These sentences stand on the rules of past indefinite tense and the rules of past perfect tense. So there are some conditions, so I have to discuss about the conditions when two sentences have come into the sentence of past perfect tense. तो हम जो है उसके पहले चर्चा करेंगे कि ये जो टेंस है इसका हिंदी में क्या नाम है। हिंदी में इसका नाम है पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में अगर आप उसका कोई अर्थ पूछे तो आप उसको बताएंगे कि इसका नाम होता है पूर्ण भूतकाल। अब हम उसके पश्चात इसकी सहायक क्रिया पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सेंटेंस ऑफ दिस टेंस, मतलब इस टेंस के पहचान पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि बिना पहचान किए हुए किसी टेंस का ट्रांसलेशन करना संभव नहीं है। और यदि आप पहचान कर पा रहे हैं, पहचान लेते हैं, पहचान करना जानते हैं, तो किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेंस के सेंटेंस को हल करना बहुत ही इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। तो चूँकि इसमें जो है मैंने थोड़ा सा उसके संकेत के रूप में उसकी पहचान को मैंने लिखा है। इसके पश्चात भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, इसके पहचान के अंतर्गत आते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, दिए थे, दी थी, किया था, किए थे, की थी, हुआ था, हुए थे, हुई थी, बना था, बने थी, बने, बना था, बनी थी, बने थे, इत्यादि शब्द आते हैं। आया था, आई थी, आए थे, इत्यादि शब्द आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप ये मान लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो वाक्य होता है उसके जो क्रिया होती है, मतलब उसमें जो क्रिया आती है या उस क्रिया से या उस कर्ता के माध्यम से जो वाक्य के करने की, वाक्य को पूरा करने की जो जानकारी होती है, कहने का तात्पर्य होता है कि जो वाक्य का में कर्ता होता है, स्पीकर होता है, उसके द्वारा जो कार्य संपन्न किया जाता है वह कार्य हमेशा हमेशा पूर्ण रहता है। इसीलिए इस टेंस का नाम है पूर्ण भूतकाल। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, आप देख सकते हैं कि जैसे वह एक निबंध लिख चुकी थी। अब हम इसी वाक्य से जो है हम आपको इसका अवलोकन, इसके बारे में आपको आभास कराएंगे। अब देखिए, द वर्क which has been done by the subject in this sentence, the work has been done by, मतलब कि जो इसमें कार्य है, कर्ता द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है। सो द निबंध, द एसे हैज बीन रिटेन बाय हर, मतलब कि ये दिखा जा रहा है कि इस वाक्य में
जो करता है उसके द्वारा जो क्रिया, मतलब जो उसमें क्रिया है उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, क्रिया के रूप में जो क्रिया आई है, मतलब वर्ब के रूप में जिसका प्रयोग किया गया है, उससे ये देखने से मालूम पड़ता है कि वाक्य जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट है। देयर इज नो रिमेन पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस विच हैज़ टू कंप्लीट। इसमें कोई ऐसा भाग नहीं है, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसको अभी आपको कंप्लीट करना है। सो द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, मतलब जो कार्य है वो पूरा किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें जो पहचान है, जैसा कि मैंने उस पर चर्चा किया, अब हम आते हैं उसकी सहायक क्रिया को देखने के लिए। तो जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में मात्र एक सहायक क्रिया आती है जिसका नाम होता है हैड। मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है इसमें, जैसे कि और आप टेंसेज में देखे हैं कि कभी कभी पॉजिटिव सेंटेंस में या कुछ ही सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, बट इन द स्टार्टिंग पॉइंट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस is used in all sentences which sentences have to complete today। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें जितने भी सेंटेंस होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटेंस कितने होते हैं, 3। अब हम इन्हीं सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। तो इस सेंटेंस में जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक सेंटेंस में सहायक क्रिया की आवश्यकता पड़ती है, बिना सहायक क्रिया के वाक्य पूरा नहीं किया जा सकता। जबकि और टेंसेज में आप देखे हैं कि उसमें सहायक क्रिया निगेटिव से प्रारंभ होती है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव से ही प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस के अनुवाद करने के जो नियम होते हैं, हम उस पर चर्चा करते हुए आपको वाक्य को हल करने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। तो इसमें नियम है कि सर्वप्रथम कर्ता, जैसा कि प्रत्येक टेंस में आप देखते हैं कि कर्ता पहले लिखा जाता है, सर्वप्रथम कर्ता। इसके बाद सहायक क्रिया, सर्वप्रथम कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कह लीजिए या कर्म कह लीजिए, जो भी आप कहिए, सारी बातें सत्य हैं। जब आप ये देख रहे हैं कि केवल और केवल एक सहायक क्रिया है, तो इट इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य होता है कि जो हैड है ये सहायक क्रिया है। अब इसमें आप जो है किसी प्रकार से क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे कि यह सहायक क्रिया इसके साथ, यह सहायक क्रिया इसके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। सो इन दिस सेंटेंस हैड इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स और ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। दीज सब्जेक्ट्स आर plural number or singular number, so all subjects have only one helping verb is called had। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सारी सहायक क्रिया, सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ, मतलब कि चाहे वो प्लूरल नंबर के हों चाहे सिंगुलर नंबर के हों, सभी सब्जेक्ट के साथ जो है इस सहायक क्रिया हैड का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं अब पॉजिटिव सेंटेंस का नियम, इसके जो है साथ साथ वाक्यों को हम देखते हैं। जैसे है सोहन क्रिकेट खेल चुका था। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, जैसा कि वहाँ लिखा है, वह एक निबंध लिख चुकी थी। मेरा नौकर दफ्तर पहुंच
चुका था। एक और वाक्य देखिए आप, पिताजी के आने से पहले वर्षा हो चुकी थी। अभी हम जो है लास्ट में इस पर हम चर्चा करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी कभी दो वाक्य आते हैं। कितने वाक्य आते हैं? दो वाक्य आ जाते हैं। एक का पास्ट परफेक्ट में अनुवाद करते हैं, एक का पास्ट इंडिफिनिट में अनुवाद करते हैं। तो हम पहले जो एकल वाक्य है, जिससे स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाएगा, पहले एकल वाक्यों को हल करने के तरीके, उसके नियम पर हम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात जब आपको एक वाक्य बनाना, मतलब एक वाक्य का अनुवाद करना आ जाए, तो आपको हम दूसरे वाक्य, मतलब दो वाक्य वाले जो वाक्य होते हैं, मतलब इस टेंस में जो दो वाक्य आते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे तत्पश्चात, ताकि आपको जानकारी हो जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सोहन क्रिकेट खेल चुका था। ठीक, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि मैंने लिखवाया है, इसमें पहचान है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो जिस प्रकार से वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, और आपको ये देखना पड़ता है कि ये वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चूँकि अभी मैं पॉजिटिव सेंटेंस पर चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए यह वाक्य जो है पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जब पॉजिटिव सेंटेंस का वाक्य है तो पॉजिटिव सेंटेंस का नियम लगेगा। तो सर्वप्रथम इसमें लिखा जाएगा कर्ता। वो कर्ता क्या है? सोहन। इसके बाद एक सहायक क्रिया आएगी, क्योंकि एक ही सहायक क्रिया इसमें है, ज़्यादा सहायक क्रिया तो है नहीं। तो जब एक सहायक क्रिया है तो केवल वो सभी कर्ता के साथ वही सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सभी कर्ता के साथ, चाहे एक वचन कर्ता हो चाहे बहुवचन कर्ता हो, सबके साथ एक ही सहायक क्रिया होती है, हैड। अब एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट क्या, सभी परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, सभी के साथ मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म ही आता है। तो यहाँ पर खेल चुका था, तो खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, तो इसलिए हो जाएगा प्लेड। अब क्या खेल चुका था, कर्म के रूप में आया है, यहाँ पर हो जाएगा क्रिकेट। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सोहन हैड प्लेड क्रिकेट। वह एक निबंध लिख चुकी थी। कर्ता सभी के साथ क्या होगा? सी हैड रिटेन एक निबंध आयन ए से। इस प्रकार से दूसरा वाक्य आपका बन गया। देयर इज वेरी सिंपल रूल्स ऑफ दैट टेंस। देयर इज वेरी सिंपल हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट टेंस। मतलब इस टेंस की सबसे सरल सहायक क्रिया एक है, वो हैड। सो यू हैव नॉट टू क्लासिफाई बिटवीन देम, और यू हैव नॉट टू क्लासिफाई बिटवीन टू हेल्पिंग वर्ब्स। सो देयर इज नो टू हेल्पिंग वर्ब्स इन दैट सेंटेंस। आपको दो सहायक क्रियाओं में से चयन नहीं करना है, क्योंकि इसमें दो सहायक क्रिया है ही नहीं। एक सहायक क्रिया है, वो सभी के साथ प्रयोग की जाती है। तो इस प्रकार से आप तीसरे सेंटेंस को देख सकते हैं कि मेरा नौकर दफ्तर पहुंच चुका था। यहाँ पर माई सर्वेंट, अब चूँकि एक वचन और बहुवचन को आपको नहीं खोजना है, माई सर्वेंट हैड रीच्ड ऑफिस, दफ्तर पहुंच चुका था। अब थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं एक एक मतलब वाक्य पर, कि यहाँ पर देखिए दो वाक्य आ गया है। इससे ज़रा सा भी आप मत घबराइए। जब दो वाक्य हैं तो दोनों को आप खंड कर लीजिए। एक खंड ये हो गया और एक खंड ये हो गया। अभी इसमें जो पहले शब्द आया है, इसकी अंग्रेजी होती है बिफोर। एक और शब्द भी आ सकता है, वो बाद शब्द होता है, उसकी अंग्रेजी होती है आफ्टर। आप देखते रहिए। मतलब कि ये जो वाक्य है वो दो प्रकार के कंजक्शन से जुटा रहता है। मतलब दो प्रकार के कंजक्शन आते हैं, एक बाद शब्द आता है, एक पहले शब्द आता है। तो यहाँ पर पहले शब्द आया है, इसलिए हम पहले वाक्य की चर्चा करते हैं कि जिसमें पहले शब्द आया है वो वाक्य कैसे बनेगा।
तो आपको घबराने की बात नहीं है। जब दो वाक्य हो गया तो दोनों को खंड कर दिए। जब आपने दोनों को खंड कर दिया तो आप दोनों को अलग अलग तरीके से देखिए, मतलब अलग अलग रूल से उसको बनाइए। तो इसमें एक नियम होता है कि यदि वाक्य के बीच में पहले शब्द आया हो, नियम को आप केयरफुली ध्यान देंगे, आप उस नियम को केयरफुली ध्यान देंगे। वैसे नोट्स में जो है ये नियम आपको उपलब्ध रहेंगे, आप नोट्स देख सकते हैं। तो इसमें नियम है कि यदि वाक्य के बीच में पहले शब्द आया हो तो पहले के बाद का अनुवाद आप बहुत सरलता से देख सकते हैं। पहले के बाद का अनुवाद ये है, मतलब ये बाद में है, इसके बाद ये है ना। तो पहले के बाद का अनुवाद पहले होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पहले के पहले का अनुवाद बाद में होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये इसके फार्मूले होते हैं। सो इट हैज़ बीन वेरी सिंपल, ये बहुत सरल हो गया। So you can solve such kind of sentence very easy, मतलब आप बहुत ही अच्छे, बहुत ही सरल तरीके से आप इस प्रकार के सेंटेंस को हल कर सकते हैं which has come into the past perfect tense. So I have told you there are two rules of solving such kind of sentences which have come under the past perfect tense. So if the sentence has been connected the word before, so the word before is a kind of mediator. So after the sentence which has come after the word before, you have to solve the sentence which has come after the before in past perfect tense, and the sentence which has come or which has been written before the word before, पहले शब्द के पहले जो वाक्य है वो बाद में होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पहले शब्द के बाद का जो अनुवाद होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो इट हैज़ बीन वेरी इजी। वर्षा हो चुकी थी, वर्षा हो चुकी की अंग्रेजी होगी इट हैड रेन्ड, इट हैड रेन्ड। अब आप उस कंजक्शन को लिखेंगे, वो जो मीडिएटर वर्ड आया है उसको लिखेंगे बिफोर, पिताजी के आने से पहले। अब आप यहाँ लिख सकते हैं द फादर केम। चूँकि मैंने ये बताया ये पास्ट इंडेफिनिट में होता है और ये पास्ट परफेक्ट में होता है, आप चेक कर लीजिए वर्ड बन गया। तो इस प्रकार से जब दो सेंटेंस आए हों मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत, सो देयर इज ए वेरी सिंपल रूल, द वर्ड बिफोर विच हैज़ बीन कम आफ्टर द वर्ड बिफोर, इट हैज़ बीन मतलब इट विल बी solved in past perfect tense in the first time, in the before time, and before the word before the sentence which has come in this sentence in that tense, so it will be solved after the word before in past indefinite tense. तो अब हम इसके पश्चात चर्चा करेंगे, मतलब आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस में किस प्रकार से एक आप और वाक्य को देख सकते हैं, जैसे वो बाद शब्द वाला जो वाक्य है, जैसे मेरे जाने के बाद, वाक्य आप देखिए, वाक्य के रहस्य को देखिए, मेरे जाने के बाद नौकर यहाँ आया था, मेरे जाने के बाद नौकर यहाँ आया था। सो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस। आई हैव टोल्ड यू दिस इज आल्सो देयर आर टू सेंटेंसेज अंडर पास्ट परफेक्ट टेंस, सो यू हैव टू सॉल्व दिस सेंटेंस इन द वेरी इजी वे। आपको इस सेंटेंस को बहुत ही सरल तरीके से हल करना है। यू हैव टू सॉल्व दिस सेंटेंस इन वेरी इजी वे। सो आई हैव टोल्ड यू दिस इज कनेक्टर आल्सो आर मीडिएटर आल्सो, इट इज कॉल्ड, इट इज द वर्ड after is called बाद. So it is said that the sentence which has come before which has come after the word after, मतलब उस वाक्य में बाद के बाद का जो सेंटेंस हो उसको जो है पहले हल किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और द सेंटेंस विच हैज कम बिफोर द वर्ड आफ्टर, बाद के पहले जो शब्द आया हो, बाद के पहले जो सेंटेंस आया हो वो बाद में हल किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो इट हैज़ बीन वेरी, अर्थात ये बहुत सरल हो गया। नौकर यहाँ आया था,
द सर्वेंट केम हियर। पहले होगा पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, द सर्वेंट केम हियर। अब यहाँ आफ्टर की अंग्रेजी आप लिखेंगे, आफ्टर मेरे जाने के बाद, आई हैड गॉन। देखिए अब यहाँ पर बन गया द सर्वेंट केम हियर आफ्टर आई हैड गॉन। अब ये जो आफ्टर के बाद में जो बना है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है और ये जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इस प्रकार से किसी भी समस्या को आप जो है इशू मत बनाइए। हमने जो है इसको क्लासिफिकेशन करके, वर्गीकरण करके, छोटे छोटे नियमों के अंतर्गत रख करके मैंने इस प्रकार के वाक्यों को बहुत ही सरल बना दिया है। इसलिए आपको ज़रा सा भी घबराने की बात नहीं है। तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि यदि वाक्य में दो वाक्य आए हों, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जहाँ पर भी आप हों, यदि दो वाक्य आए हों तो उन दोनों वाक्यों के जो फार्मूले हैं उसको आप याद रख लीजिए कि यदि वाक्य के बीच में पहले शब्द आया हो तो पहले के बाद का अनुवाद वाक्य में सर्वप्रथम होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पहले के पहले का अनुवाद वाक्य में बाद में होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यदि वाक्य के बीच में बाद शब्द आया हो तो बाद के बाद का अनुवाद वाक्य में सर्वप्रथम होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बाद के पहले का अनुवाद बाद में होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये उसका रूल्स होता है। तो अब इसकी चर्चा करते हुए हम आपको ले चलते हैं निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। अब हम इसके पश्चात निगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे और निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो दो वाक्य आते हैं, मतलब आफ्टर और बिफोर से जुटे हुए दो वाक्य आते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप देखते रहिए, हम आपको ले चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। इस प्रकार से अब हम निगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे, जबकि पहचान सारी वही रहेंगी, थोड़ा सा नियम उसमें बदल जाएगा। और आप देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस में जो रूल्स होता है वो जैसे अन्य निगेटिव सेंटेंस में होता है वैसे इसमें होता है। इसमें भी नियम है कि सर्वप्रथम कर्ता। ये कर्ता जो है ये तो सामान्य बात होती है, इसके बाद होगी सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया जो उसमें है एक ही सहायक क्रिया है, प्लस होगा नॉट, प्लस होगा थर्ड फॉर्म, प्लस होगा कर्म। ये निगेटिव सेंटेंस का नियम है। अब निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आप वाक्य को देखिए और दोनों वाक्य को देखिए, जिसमें दो वाक्य आए हैं उसको भी देखिए, एकल वाक्यों को भी आप देखिए। जैसे मास्टर साहब कल स्कूल नहीं गए थे, नहीं गए थे। देखिए ये वाक्य है, आप ध्यान देंगे कि प्रेजेंट टेंस में आज के लिए टुडे, पास्ट टेंस में कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग किया जाता है, बाकी सारा नियम वही रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मास्टर साहब कल स्कूल नहीं गए थे, तो इसमें हो जाएगा द टीचर, या मास्टर साहब भी आप लिख सकते हैं द टीचर। अब यहाँ मास्टर साहब भी लिख सकते हैं, मास्टर साहब had not gone to school yesterday। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि द टीचर लिख सकते हैं या मास्टर साहब भी लिख सकते हैं, दोनों हो सकता है। मास्टर साहब हैड नॉट गॉन टू स्कूल yesterday। दूसरे वाक्य पर हम चर्चा करेंगे। मेरे भाई ने कल रामायण नहीं पढ़ा था, मेरे भाई ने कल रामायण नहीं पढ़ा था। एक और देख सकते हैं, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दिया था। जैसा कि आप जो है नेवर वाले वाक्य को
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में आपने देखा होगा कि नेवर के साथ नेगेटिव, मतलब कि जो नेवर शब्द आता है, मतलब कि नेवर मीन्स कभी नहीं जो होता है, उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया था। जबकि डिड नॉट के साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा अंतर है। लेकिन अन्य टेंसेज में, मतलब दूसरे जो टेंस होते हैं उसमें कभी नहीं आया हो, चाहे नहीं आया हो, सभी के साथ वही दशा, सभी के साथ वही रूल्स, सभी के साथ वही तरीके अपनाए जाते हैं जो अन्य नकारात्मक वाक्यों के साथ अपनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, इसलिए मैंने कहा कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो टेंस का मतलब एक प्रकार के टेंस जो होते हैं 12 टेंस, उसकी रीढ़ होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस में चूँकि 2 वाक्य जो आ जाते हैं, तो इसलिए दोनों वाक्य जो 2 वाक्य वाले जो वाक्य होते हैं, 2 वाक्य वाले जो टेंस होते हैं, उनका बड़ा महत्व होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मेरे भाई ने कल रामायण नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले देख लीजिए माई, दूसरे वाक्य को आप देखिए, माई ब्रदर हैड नॉट रेड, रहता है वही, स्पेलिंग सब वही रहती है, उसको पढ़ने का जो प्रोनाउंसिएशन है वही थोड़ा सा बदल जाता है, तो यहाँ रेड पढ़ा जाएगा, है वही। माई ब्रदर हैड नॉट रेड दी रामायण, चूँकि धार्मिक पुस्तक का नाम है इसलिए दी लग जाएगा, दी रामायण यस्टरडे माने कल। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य किस प्रकार से हल किए जा रहे हैं। अब उसी के संदर्भ में, नेगेटिव सेंटेंस के ही संदर्भ में आप देखिए कि मैंने कभी किसी को गाली नहीं दिया था। अब इसको हम हल कर रहे हैं, देखिए आई हैड नेवर, अब यहाँ नॉट के स्थान पर नेवर आए, आई हैड नेवर एब्यूज्ड एनी, माने किसी को बन गया। तो यहाँ पर यह आप कह सकते हैं या आप देख सकते हैं कि जो हेड है उसके साथ नेवर भी आता है, लेकिन जो रूल्स की जो पद्धति है, मतलब कि उसके साथ थर्ड फॉर्म आने की जो पद्धति है, आने की जो व्यवस्था है, उसमें जो है किसी प्रकार से बदलाव नहीं होता है। जबकि पास्ट टेंस में ऐसा बदलाव है। पास्ट टेंस में मैंने दूसरा रूल्स बताया था कि यदि नेवर रहेगा, नेवर शब्द आया रहेगा, तो उसके साथ कभी नहीं के साथ नकारात्मक वाक्यों में मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा और बाकी डिड नॉट के साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो अब हम जो है इसके पश्चात जो है 2 वाक्य वाले वाक्य, जैसे 2 वाक्य जिसमें आए हों ऐसे वाक्यों, ऐसे नकारात्मक वाक्यों पर हम चर्चा करेंगे कि 2 वाक्य में नकारात्मक वाक्य कैसे हो, तो किसमें सहायक क्रिया लगती है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। तो इसके बाद जो है हम जो है नकारात्मक वाक्यों को दिखाते हैं, आप देखिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नकारात्मक वाक्यों में किस प्रकार से, यदि 2 सेंटेंस उसमें हों, मतलब कि तो किस प्रकार से वाक्य में नकारात्मक मतलब नेगेटिव शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो अब देखिए, जैसे इसमें है कि मेरे स्कूल पहुंचने से पूर्व वर्षा नहीं हुई थी, वही नियम लागू होगा। ये पहले होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में और ये बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अब ये बाद में जब होगा और ये पहले होगा, तो नकारात्मक शब्द कहाँ प्रयोग किया जाएगा, आप उसको देखिए। वर्षा नहीं हुई थी, ये वाक्य पहले होगा, तो हो जाएगा इट हैड नॉट रेन्ड, इट हैड नॉट रेन्ड बिफोर आई रीच्ड स्कूल, बन गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो एकदम सही है। सही का मतलब आप पास्ट परफेक्ट टेंस के नकारात्मक वाक्य को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस को ही नकारात्मक बनाया गया है। लेकिन यदि इसी वाक्य को बाद शब्द से जोड़ दिया जाए, बाद शब्द से जोड़ने का मतलब उसमें बाद शब्द आए, जैसे माताजी के खाना बनाने के बाद नौकर नहीं आया था। इस वाक्य के रहस्य को आप देखिए केयरफुली, यू शुड नो, यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द मिस्ट्री ऑफ दिस सेंटेंस। सो बाद शब्द आया है इसमें,
तो बाद के बाद का अनुवाद होता है पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें पहले शब्द आया है, पहले के पहले का अनुवाद बाद में होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। नौकर नहीं आया था, सो यू विल राइट हियर द सर्वेंट। अब यहाँ पर देखिए डिड नॉट आएगा। क्यों डिड नॉट आएगा? क्योंकि उसमें नियम है कि बाद के बाद का अनुवाद वाक्य में सर्वप्रथम होता है पास्ट इंडेफिनिट में। द सर्वेंट डिड नॉट कम आफ्टर द मदर हैड कुक्ड फूड बन गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो वाक्य तो है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत, जो दो वाक्य आए हैं और दो वाक्यों में ये नियम है कि नकारात्मक जो शब्द है वो नियमानुसार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ पर डिड नॉट के साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ गया है। इसके पश्चात पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स के अंतर्गत जो है वाक्य को बनाया गया है, वाक्य को हल किया गया है, तो बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल को यहाँ पर दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से एक और वाक्य आप देखिए, जैसे कि आपने देखा कि निगेटिव सेंटेंस में यदि निगेटिव सेंटेंस में एक ही वाक्य हो, मतलब नकारात्मक वाक्यों में दो सेंटेंस न आए हों, तो आप ऑलरेडी हैड के बाद नॉट लगाएंगे, हैड के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से नकारात्मक वाक्यों में यदि जो वाक्य पहले बनेगा उसी के साथ नॉट का प्रयोग किया जाएगा, जो वाक्य बाद में बनेगा उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, चाहे वो जिस प्रकार से वाक्य आया हो। तो आप देख रहे हैं एक और वाक्य आप देखिए कि मेरे स्कूल जाने के बाद वर्षा नहीं हो चुकी थी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बाद शब्द आया है, तो ये बाद में पहले होगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ भी वही बात आ जाएगी। इट डिड नॉट रेन आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आफ्टर शब्द आया था, इसलिए यहाँ भी डिड के साथ नॉट का प्रयोग किया गया। तो नकारात्मक वाक्य जैसा कि मैंने बताया कि आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस में दो वाक्य आए हों तो एक वाक्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में, एक वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसी प्रकार से नकारात्मक वाक्यों में उसी के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है जो वाक्य नियमानुसार जो है पहले बनाए जाते हैं। यदि आफ्टर शब्द आया रहेगा तो पहले है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ नेगेटिव नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। यदि उसमें बिफोर शब्द आया है तो हैड के साथ नकारात्मक मतलब हैड के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से जो है मैं आज जो है इस वीडियो में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस पर मैंने चर्चा किया और इसको कवर करने के पश्चात अब जो है हम जो है इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।